नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 109 के चैप्टर नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं। जहां हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल कल्चर यानी कि राजनीतिक संस्कृति। जहां इस चैप्टर से एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं और तुलनात्मक दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्कृति का वर्णन कीजिए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति से हम क्या समझते हैं। जहाँ चैप्टर की सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है, जिसे पढ़ना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, और यहाँ से शुरुआत होती है कि राजनीतिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए, राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है। तो राजनीतिक संस्कृति को समझने से पहले सबसे पहले हमें संस्कृति को समझ लेना चाहिए कि कल्चर से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, डेली रूटीन में हम में से हर एक बंदे के बोलने का तरीका अलग होगा, खाने का तरीका अलग होगा, कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, व्रत त्यौहार उत्सव मनाने का तरीका अलग होगा। कोई किसी त्यौहार को मनाता होगा, कोई किसी त्यौहार को मनाता होगा, कोई सी भाषा बोलता होगा, कोई सी भाषा बोलता होगा, कोई किसी तरीके का पहनावा रखता होगा, कोई किसी क्षेत्र से बिलोंग करता होगा, कोई कहीं से। अब जो बंदा जिस जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है तो उस क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग कल्चर होते जाते हैं और ऐसे में कल्चर में विभिन्नताएं आ जाती हैं। ऐसे ही हर देश का भी कल्चर अलग हो जाता है। तो ऐसे में क्या कल्चर पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है? डेफिनेटली करता है। तो हमारी संस्कृति के लेकिन सारे पक्ष राजनीति को प्रभावित नहीं करते। तो हमारी संस्कृति के वे पक्ष जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, उन्हीं का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति में हम विभिन्न संस्कृतियों के पक्षों को देखेंगे और ये देखेंगे कि उनमें से कौन से राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो पक्ष कल्चर के राजनीति को प्रभावित करेंगे वही राजनीतिक संस्कृति होगी। जहाँ इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किसी देश में 1 पार्टी सिस्टम है तो क्यों है, 2 पार्टी सिस्टम है तो क्यों है, 3 पार्टी सिस्टम है तो क्यों है, और बहुत सारे बहुदलीय प्रणाली है तो क्यों है, भारत में राजनीति ऐसी है तो क्यों है, अमेरिका में राजनीति ऐसी है तो क्यों है। ये सारी चीज़ें जो हर देश की राजनीति अलग अलग है, वो पॉलिटिकल कल्चर से ही प्रभावित हो रही है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया भी है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे पैराग्राफ में यही लिखा होगा कि जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं यानी कि तुलनात्मक राजनीति पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति एक ज़बरदस्त तरीके से अपनी पैठ बिठा चुकी है। इसका बहुत बड़ा महत्व बन चुका है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आज विश्व की अधिकतर कंट्रियाँ डेमोक्रेटिक हैं और लोकतंत्र का मतलब आपको पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी। जितनी ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा, लेकिन जितनी ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी विभिन्नताएं भी तो उतनी ज़्यादा होंगी, बहुत सारी संस्कृतियां भी तो होंगी। ऐसे में संस्कृति पर ध्यान देकर ही हम राजनीति को मजबूत बना सकते हैं। यानी कि संस्कृति से राजनीति का उदय हुआ है, हमारी रक्षा करने के लिए ही राजनीति का उदय हुआ है। ऐसे में ऐसा राजनीति हो ही नहीं सकती जो संस्कृति से प्रभावित ना हो। और आधुनिकीकरण में तो यानी कि मॉडर्न युग में तो ये और ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि राजनीतिक संस्कृति एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है। राजनीतिक संस्कृति एक सरल धारणा है जिसे लोग कई बार गलत समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको संस्कृति के सारे पक्ष राजनीति को प्रभावित नहीं करते, केवल कुछ ही पक्ष संस्कृति के जो प्रभावित करते हैं उसी के आधार पर राजनीति प्रभावित होती है। तो आगे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि कल्चर से हम क्या समझते हैं। इसकी बात मैंने बताई दी आपको कि कल्चर शब्द की उत्पत्ति जर्मनी शब्द कल्तुर से हुई है। कल्चर एक समाज के ज्ञानोदय के बारे में बता रहा है कि एक समाज के ज्ञान का स्तर, शिक्षा का स्तर, सभ्यता का स्तर क्या है और वो किन मूल्यों में विश्वास कर रहा है, किन विचारों में विश्वास कर रहा है, और ये जो मनुष्य पर उसी का प्रभाव दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं इस व्यक्ति की ये क्या है, संस्कृति है। कह रहा है संस्कृति शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो करा था एडवर्ड बी टेलर ने। उनकी एक किताब थी प्रिमिटिव कल्चर। वो एक अंग्रेज मानवशास्त्री थे। टेलर ने बताया संस्कृति के बारे में, उन्होंने यही बताया कि एक समाज जिन क्षमताओं का प्रयोग कर रहा है, जिस ज्ञान में विश्वास कर रहा है, जिन कला, नीतियाँ, नैतिकता, कानून, परंपराएं, लक्षण, प्रथाएं दिख रही हैं उसे, जो उसकी डेली रूटीन में आदतें हैं, प्रकृति से जो चीज़ वो अर्जित कर सकता है, समाज को जो चीज़ वो प्रदान कर सकता है, हर एक चीज़ में एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू किस चीज़ को समझने का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। वो किसकी वजह से? उसके कल्चर की वजह से। तो जो कल्चर है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक घटना है। आज संस्कृति ना पूरी दुनिया को, पूरे समाज को प्रभावित कर उसे ना एक अलग दिशा में लेके जा सकती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति हैं अलग अलग, लेकिन फिर भी एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं।
तो यहाँ से यहाँ तक बार बार वही वाली बातें बताई जाएंगी जो चैप्टर में आगे हैं। तो यदि आप चैप्टर का अगला पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपकी ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो जहाँ इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई है, और अगले पैराग्राफ में राजनीतिक संस्कृति की फिर से परिभाषा बताई जाएगी और फिर से वही वर्ड्स होंगे कि राजनीतिक संस्कृति में क्या होगी। राजनीतिक संस्कृति में ये होगा कि लोगों के अंदर अपने देशभक्ति के लिए एक पहचान की भावना होगी। जैसे हम लोग किसी भी देश में चले जाएं और ये कहा जाए इंडियंस, तो हमारी अलग पहचान है। बाहर के बंदे आए और ये कहा जाए ऑस्ट्रेलिया से का बंदा है कोई ऑस्ट्रेलियन, अमेरिका का बंदा है अमेरिकन। तो आज जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा कुछ विचारकों के हिसाब से बताया जाएगा। जो मैंने बताया अभी आपको वो यहाँ पर लिखा है कि राजनीतिक संस्कृति के क्या क्या घटक हो सकते हैं, राजनीतिक संस्कृति के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। तो देखिए राजनीतिक संस्कृति में सबसे पहली चीज़ आएगी राष्ट्रीय पहचान की भावना। भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक हर एक बंदा कौन है, इंडियन है। चाहे वो अपने आप को समझे कुछ भी, लेकिन वो है तो एक इंडियन ही। तो हम सब में क्या होगी, राष्ट्रीय पहचान की भावना। राजनीतिक संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। हर एक बंदा पॉलिटिक्स में भागीदारी करेगा। जैसे मैंने बताया लोकतंत्र में जन जन की भागीदारी होनी जरूरी है। तो राजनीतिक जीवन में अगर हर बंदा भागीदारी करेगा तो राजनीतिक संस्कृति और ज़्यादा मैच्योर होगी। हम अपने साथी नागरिकों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, हम एक समुदाय को दूसरे समुदाय के बारे में क्या सोचता है, ये भी राजनीतिक संस्कृति के ही अंतर्गत आता है। सरकार के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है और सरकार का हमारे प्रति दृष्टिकोण क्या है, ये भी राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन है। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी, डिसीजन मेकर्स के पास कितनी नॉलेज होगी, इसका भी जब हम अध्ययन करते हैं तो ये भी राजनीतिक संस्कृति है। आगे क्या बताया, पैट्रिक और नील ने क्या बताया। पैट्रिक और नील बताते हैं कि समाज में राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि पॉलिटिक्स किस प्रकार से सोसाइटी को प्रभावित कर रही है। जब हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो ये भी राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। यहीं जबकि एक व्यक्ति हैं रॉबर्ट डे हॉल, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति में हम क्या कई बार राजनीतिक विरोध भी देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति कारक में भाई राजनीतिक विरोध भी तो है, तो राजनीतिक विरोध के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, वो भी तो पॉलिटिकल कल्चर में ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक पार्टी की कल्चर अलग है और दूसरी पार्टी का कल्चर अलग है, यानी कि सोचने का तरीका एक पार्टी का अलग है, दूसरी पार्टी का अलग है। ऐसे में एक पार्टी दूसरी पार्टी का डेफिनेटली विरोध भी करेगी। क्यों करेगी विरोध, ताकि समस्या का समाधान हो सके, सामूहिक कार्यों के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक राजनीतिक संस्कृति की आपको परिभाषा लिखनी है। राजनीतिक संस्कृति यहाँ घटक बताए जाएंगे जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी पहले से ही कर ली है। आगे चैप्टर में जो मामला बनता है, देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें लिखी जो हमने पहले से पढ़ ली है कि राजनीतिक संस्कृति में परंपराएं होती है, आधुनिकता होती है, संस्कृति होती है, समाज कैसे बना ये होता है, ज्योग्राफी देश की कैसी है ये होता है, निर्जातीयता यानी कि जातिगत और धार्मिक भिन्नताएं कितनी है ये देखा हो जाता है, देश की भूमिका, देश किस प्रकार से अपने नागरिकों को कंट्रोल कर रहा है, और हर एक व्यक्ति की क्या क्या विचारधाराएं हैं, किसी देश का इतिहास क्या है, किसी देश की सामाजिक संरचना कैसी है, आर्थिक संरचना कैसी है, शासन लोकतांत्रिक है या फिर राजतांत्रिक है या तानाशाही है या फिर एक दलीय व्यवस्था या दो दलीय व्यवस्था है, इन सब के बारे में आगे बताया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक बस अभी तक हम पता क्या समझे हैं कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा बताइए। तो चैप्टर की थोड़ी सी जो भाषा है वो इसीलिए हमें थोड़ी ट्रिपिकल लगती है क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार हमें कह रहा है, लेकिन इतनी सारे चैप्टर पूरा तो हमें नहीं लिख देना ना एग्जाम में, तो हमें मेन पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखिए राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण यहाँ से आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति को जो बांटा है ना वो आलमंड और वर्बा ने बांटा है 1963 में। इन्होंने ना राजनीतिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा है। पहला संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। देखिए संकीर्ण का मतलब क्या होता है, नैरो, छोटी। इसमें पता क्या होता है, देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकार से कोई मतलब नहीं है, वो सरकार के सारे निर्णय से अप्रभावित रहते हैं। तो जो लोग इस ग्रुप में आते हैं वो होते हैं संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति के, यानी कि ये उस राजनीतिक कल्चर को बारे में बताता है जहां नागरिक केंद्र सरकार के अस्तित्व के बारे में दूर से जानते हैं कि हाँ भाई हमारा कोई प्रधानमंत्री है, बस क्या डिसीजन ले रहा है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या टैक्स प्रणाली है, उसे कोई मतलब इससे नहीं है। तो जो ये दूरस्थ जनजातियाँ, इनका अस्तित्व केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राष्ट्रीय निर्णयों से कोई प्रभावित होता ही नहीं है। इन लोगों को ना तो कोई ज्ञान है और ना ही राजनीति में कोई रुचि है। तो जो इस प्रकार के लोग होंगे संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आएंगे। हालांकि आगे चलकर क्या हो जाता है, लोगों में ज्ञान आता है और लोग धीरे धीरे राजनीति से प्रभावित होते हैं, लेकिन शुरुआत में सारे राजनीति से क्या रहते हैं, उदासीन होते हैं।
इन्हें सरकार की जागरूकताएं है ही नहीं, सरकारी कार्यों में भागीदारी इनकी है ही नहीं। दूसरा दृष्टिकोण है प्रजा राजनीतिक संस्कृति। इसमें पता क्या होता है, इसमें लोग अपने आप को ना सरकार की प्रजा के रूप में देखते हैं। ज़्यादातर ना तानाशाही देशों में ऐसा ही होता है। चीन जैसे देशों में, रूस जैसे देशों में क्या है, बस जी हाँ जी हम तो रशियन हैं, हम तो चाइनीज़ हैं, वो अपनी भागीदारी नहीं कर सकते। पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो इस राजनीतिक संस्कृति तहत जो नागरिक होते हैं उनका राजनीतिक व्यवस्था की ओर एक डिएक्टिव झुकाव होता है, यानी कि ना चाहते हुए भी वो राजनीति की ओर बस जाते हैं। तो एक तो होगी संकीर्ण जिसमें दूर दराज तक कोई मतलब नहीं है, और एक होगी प्रजा राजनीतिक संस्कृति, यानी कि इसमें तानाशाही का क्या रहेगा, बोलबाला रहेगा। और तीसरी कौन सी है, प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति। इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है आपको, प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति, यानी कि नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे पॉलिटिक्स में। उनका ये मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था को बदलने में ना हमारा योगदान है, और ये हमेशा पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते हैं, पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं। व्यक्ति राजनीति की सारी चीज़ों में, यानी कि इन्वेस्टमेंट में, उत्पादन में, राजनीतिक प्रणाली में अपनी भूमिका को जोर देता है और देश को आगे बढ़ाता है और अपने आप को प्रोत्साहित करता है। आलमंड और वर्मा का ये मानना भी है कि कई बार राजनीतिक जो संस्कृतियाँ होती हैं वो सिर्फ एक ही दृष्टिकोण तक नहीं होती, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि संकीर्ण और प्रजा, यानी कि जो हमने ऊपर 3 पढ़ी हैं उसके अलावा भी राजनीतिक संस्कृतियां हो सकती हैं, जैसे कि संकीर्ण और प्रजा। इसमें क्या होगा, इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में संकीर्ण अभिविन्यास से प्रजा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आगे बढ़ेगी, चेंजेस आएंगे। देखो हमने संकीर्ण में क्या पढ़ा था कि बंदे को पॉलिटिक्स के बारे में रुचि नहीं होगी, वो केंद्र सरकार से बिल्कुल उदासीन होगा, उसे सरकार से कोई मतलब नहीं होगा, उसे बस ये है कि देश चल रहा है लेकिन उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका मानना है कि राजनीति ना मुझे खाने के लिए दे रही है और ना मैं राजनीति में जाऊंगा। लेकिन यही व्यक्ति जब आगे चलकर धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करता है, जागरूकता इसे पता चलती है सरकारी नीतियों की, सरकारी कार्यक्रमों की, तो इसका झुकाव धीरे धीरे किसकी ओर जाता है, सरकार की तरफ। बिल्कुल ऐसी एक और होती है प्रजा और प्रतिभागी। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में बताऊँ क्या होता है, इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में ये होता है प्रजा और प्रतिभागी में कि लोग जो होते हैं ना एक पॉजिटिव प्रवृत्ति विकसित करते हैं, हर प्रक्रिया में भाग लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो निष्क्रिय होंगे, लेकिन 70% लोग राजनीतिक प्रोसेस में भाग लेंगे, तो हम कहेंगे प्रजा जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। तीसरा मिक्सअप होगी एक संकीर्ण और सहभागी। इस प्रकार की राजनीति में क्या होगा, इस प्रकार की राजनीति में शुरू में बंदे क्या होंगे, राजनीति की सामंजस्य बनाकर नहीं चलेंगे, राजनीति में तालमेल बनाकर नहीं चलेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर लोकतंत्र आएगा, जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, जागरूकता और ज़्यादा बढ़ेगी और डेमोक्रेसी में हर एक बंदा पार्टिसिपेट करेगा। तो ये वर्गीकरण किसने करा है, आलमंड और वर्बा ने। अगर क्वेश्चन आ जाए आलमंड और वर्बा के हिसाब से राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण कीजिए, तो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, प्रजा राजनीतिक संस्कृति और प्रतिभागी, पहले तो 3 आप मेन बताओगे। फिर उप वाली राजनीतिक संस्कृति में संकीर्ण प्रजा, प्रजा प्रतिभागी और संकीर्ण प्रतिभागी यानी कि सहभागी, इसको आप बताओगे। संकीर्ण सहभागी वाली को नागरिक संस्कृति के बारे में भी, नागरिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताया गया है फाइनर का दृष्टिकोण और फिर तुलनात्मक दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्कृति। तो देखिए फाइनर का दृष्टिकोण क्या है। फाइनर कहते हैं कि एक पॉलिटिकल कल्चर होता है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि परिपक्व राजनीतिक संस्कृति। इसमें क्या होता है, इसमें यह विश्वास होता है कि सत्ता में जो बैठे व्यक्ति हैं उन्हें शासन करने का अधिकार है, उन्हें आदेश जारी करने का अधिकार है, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर उस राजनीतिक संस्था को बनाया है, सभी लोग राजनीतिक रूप से जनमत से चुने गए हैं। तो इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है, जो सत्ता का जो ट्रांसफ़र होता है ना, वो जनता की वजह से होता है। जैसे कि जनता जिस पार्टी को वोट देगी सत्ता उसकी आएगी। अगली बार जनता को लगता है कि हाँ भाई ये पार्टी सही काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, सत्ता दूसरे के पास चली जाएगी। जिन जिन देशों में आप ऐसी राजनीतिक संस्कृति देखते हैं तो हम कहेंगे यहाँ की राजनीतिक संस्कृति क्या है, मैच्योर है, यानी कि सरकारें समय पर पूरा काम कर रही हैं, टाइम पीरियड 5 साल चल रहा है, सरकारें अस्थिर नहीं हैं, तो हम कहेंगे मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर है। एक है डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि विकसित राजनीतिक संस्कृति। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में पहले वाली से ज़्यादा नागरिक संस्थान विकसित होंगे, विवाद होगा लेकिन विवादों का हल भी होगा, निर्णय लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे, इसके लिए बड़े बड़े टूल्स बनाए जाएंगे, बड़े बड़ी संस्थाएं बनाई जाएंगी, बड़े बड़े प्राधिकरण बनाए जाएंगे
और ये भी कहा जाएगा कि सत्ता कैसे ट्रांसफ़र की जाए दूसरे के पास। तीसरी होगी निम्न राजनीतिक संस्कृति। ये आम लोगों की सहमति की यहाँ पर कमी है। राजनीतिक प्रणाली जो ये होगी ये पूरे समय में काम नहीं कर पाएगी, समय से पहले राजनीति यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी। विश्व के अधिकतर अल्पविकसित देशों में ऐसा ही है, तो इसे हम बोलेंगे निम्न राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ डामाडोल होगी, कमज़ोर होगी। चौथा है न्यूनतम राजनीतिक संस्कृति। ये भी निम्न स्तर जैसी होगी। यहाँ पर राजनीतिक संस्कृतियाँ जनता को धमकाकर, डर के माध्यम से, तानाशाह प्रवृत्ति दिखाकर अपना शासन लगाएंगी। फाइनर ने ये बात कही भी है कि जो विकासशील देश है ना, ये जहाँ पर सैनिक शासन होता है, जैसे पाकिस्तान जैसे देशों में। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं अफ्रीका के, और भी बहुत सारे इधर के देश हैं मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के, जहाँ पर बड़े पैमाने पर न्यूनतम राजनीतिक संस्कृति देखी जाती है। आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सऊदी के देशों में देख लीजिए संविधान नहीं है, तो हम कहेंगे न्यूनतम राजनीतिक संस्कृति है, केवल बल के आधार पर। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका नॉर्थ कोरिया, किंग जॉन। तो फाइनल ने जो राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है मैच्योर, डेवलप्ड, निम्न और न्यूनतम। अब यहाँ से सबसे बढ़िया क्वेश्चन शुरू होता है चैप्टर का कि तुलनात्मक दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्कृति के बारे में आप बताइए। तो देखिए, हम तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में पॉलिटिकल सिस्टम क्या क्या है, किस देश में कैसी पार्टी सिस्टम है, किस देश में सरकारें संसदीय हैं, किस देश में खाली प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं है, कहीं पर राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। देखिए, ये 3 नाम हैं, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक होता है अध्यक्षीय सिस्टम यानी कि प्रेसिडेंशियल, जहाँ पर केवल राष्ट्रपति होगा, जैसे कि अमेरिका। अगर मैं कहूँ कि अध्यक्षीय प्रणाली क्या है तो आप कहेंगे अध्यक्षीय प्रणाली में सिर्फ कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। दूसरा होता है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, जैसे कि श्रीलंका, यहाँ पर राष्ट्रपति भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा, लेकिन पावर राष्ट्रपति के पास होगी। तीसरी होती है संसदीय प्रणाली, जहाँ पर प्रधानमंत्री भी होगा और राष्ट्रपति भी होगा, लेकिन पावर किस पे होगी, प्रधानमंत्री, जैसा कि हमारे यहाँ। तो हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, जहाँ पर सबसे पहले हमें बताया जाएगा एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। एंग्लो मतलब ब्रिटिश अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था की जब बात की जाएगी तो हम कहेंगे ये मैच्योर राजनीतिक संस्कृति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े संगठन हैं राजनीतिक और अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा देश में राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती है, राजनीति शांतिप्रिय होती है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था की अगर विशेषताएं बताई जाएंगी तो ये बताई जाएंगी कि यहाँ पर लॉजिकल चीज़ें होती हैं, इमोशनल नहीं। बहुमूल्यवान निर्णय लिए जाते हैं, तर्कसंगत निर्णय लिए जाते हैं, सौदेबाजी होती है। इस अर्थ में ये ऐसी संस्कृति है जो ज्ञान के आधार पर होती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, समाज कल्याण पर बल दिया जाता है और सुरक्षा की बात की जाती है। धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती है, एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक प्रणाली होती है। लोगों के बीच में व्यक्तित्व को बढ़ावा दिया जाता है, स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है इन देशों में। इसके अलावा यहाँ पर फिर से ये बताया गया कि प्रणाली के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, नागरिकों की अधिक से अधिक जिम्मेदारी, व्यक्तिगत विचार, ट्रेड यूनियन, पूंजीवाद प्रणाली होगी, अधिक से अधिक चीज़ें निजीकरण में होगा, भ्रष्टाचार कम से कम। शासक जो होंगे वो निर्वाचित होंगे यानी कि चुने हुए होंगे। समाज यहाँ का विषम होगा और कंट्रोल पूरा का पूरा किया जाएगा किसके द्वारा, राजनीति के द्वारा। उद्देश्य ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। शक्ति कार्यपालिका की अलग होगी, विधायिका की अलग होगी और न्यायपालिका की अलग होगी। थॉट्स की बात की जाए, विचारधाराओं की बात की जाए एंग्लो अमेरिकन संस्कृति में, तो यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का मेल मिलाप होगा। उदारवाद की बात होगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होगी, सरकार का हस्तक्षेप प्राइवेट सेक्टर में कम से कम होगा, उपयोगितावाद का सिद्धांत होगा और समानता की बात की जाएगी। और नागरिकों का ही अंतिम निर्णय होगा यानी कि लोकतंत्र होगी, डेमोक्रेसी होगी। कहाँ पर? एंग्लो अमेरिकन में। तो एंग्लो अमेरिकन समझ गया, ब्रिटिश, एंग्लो मतलब ब्रिटिश अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। तो जहाँ जहाँ आपको ऐसी व्यवस्था दिखाई दें वो ब्रिटिश राजनीतिक और अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था से प्रेरित हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं अन्य महाद्वीपों में कैसा है, यानी कि यूरोप की बात अगर हम करें तो देखिए यूरोप की राजनीति, भले हम आज यूरोप को ना विकसित सभ्यता वाले देश मानते हैं यूरोप के देशों को, जैसे इटली, फ्रांस, नॉर्वे, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक संस्कृति है भी विकसित, लेकिन फिर भी ना यहाँ पर माहौल बिगड़ा रहता है।
अगले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा फ्रांस में, इटली में कई बार ऐसा रहा है कि सरकारें अस्थिर रही हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर राजनीतिक संस्कृति खंडित है। उप संस्कृतियों में बटा हुआ समाज, अलग अलग संस्कृति के लोगों का अलग अलग शासन है। यहाँ पर राजनीतिक सौदेबाजियाँ नहीं है। युद्ध में हमेशा अपने आप को झोंक कर रखते हैं और ये कहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यूरोप में जितने भी युद्ध हुए हैं सिर्फ सर्वश्रेष्ठता के लिए हुए हैं। ये माना जाता है पूरी दुनिया को जो युद्ध दिया है ना वो यूरोप ने दिया है। लोकतंत्र की गारंटी लेंगे ये देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों की बात करेंगे और कानून के शासन की बात ये करेंगे। राजतंत्र भी हो सकता है, यहाँ पर गणतंत्र भी हो सकता है, राष्ट्रपति का शासन भी हो सकता है, अर्धराष्ट्रपति का शासन भी हो सकता है, संसदीय शासन भी हो सकता है। यानी कि यूरोप के हर देश में अलग अलग शासन प्रणाली भी आपको दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। यानी कि जो देश औपनिवेशिक दल से आज़ाद हुए हैं, औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुए हैं, यहाँ पर ना प्रजा और मालिक की संस्कृति होती है। यानी कि शासन अपने आप को मालिक समझेगा और जनता अपने आप को प्रजा समझेगी। समय के साथ साथ नियम बदलते जाएंगे। बहुत सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। इतिहास लेकिन सबका एक जैसा रहेगा। हर एक बंदे को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, चाहे उसे राजनीति का ज्ञान हो और चाहे ना हो। समाज कृषि और तकनीक से जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार की व्यवस्था विकासशील देशों में पाई जाती है। नाम मैं किसी देश का नहीं लूँगा। एक दलीय राजनीतिक प्रणाली होती है कुछ देशों में, जैसे कि सोवियत संघ और चाइना, जिसकी बात हम अगले चैप्टर में करेंगे अभी। यहाँ पर एक ही पार्टी का शासन है। अन्य पार्टियों को चुनाव में लड़ने तक का अधिकार नहीं है। एक ही पार्टी से दो बंदे चुनाव में खड़े होंगे, कोई भी हारे कोई भी जीते, जीतेगी तो पार्टी। अधिकारी वर्ग, पुलिस और सेना, इसी के दम पर शासन होगा। एकात्मक शासन प्रणाली होगी और जनता की भागीदारी नहीं होगी। जनता को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। आगे चैप्टर में बताया गया राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। तो अलग अलग लोगों की इसके बारे में अलग अलग राय है। आलोचना ये कहा जाता है कि जब हम पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन करते हैं तो ऐसे में जो अंतर है ना वो अलग अलग देशों में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल शब्दों का हेरफेर है। क्योंकि राजनीति का तौर तरीका कोई भी हो, राजनीति की विचारधारा कोई भी हो, राजनीति का दृष्टिकोण कोई भी हो, वो जो शासन कला है वो कुल मिलाकर एक जैसी जाती है और हर एक शासन कला में आम जनता का शोषण हो रहा है। कुछ लोग स्वतंत्रता को बल दे रहे हैं तो कुछ केवल समानता को बल दे रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक संस्कृति में अगर हम एक ही चीज़ पर बल देंगे तो शायद अन्य जो चीज़ें हैं वो क्या रह जाती हैं, निम्न स्तर पर रह जाती हैं, वो दब जाती हैं। ऐसे में लेकिन हम फिर भी चाहे तुलनात्मक राजनीति की कितनी भी आलोचना कर लें, फिर भी ये समाज के लिए गतिशील है। समाज को समझने के लिए हमारे को एक विविध दृष्टिकोण देती है, हमारे थॉट्स का, विचार का विकास करती है। तो कहीं ना कहीं भले इसकी कुछ कमियां हों, लेकिन फिर भी अगर हम पॉलिटिकल कल्चर को पढ़ते हैं तो पूरे विश्व की राजनीति को समझ सकते हैं। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया है। मैंने सिर्फ इस चैप्टर की एक समरी देने की कोशिश की है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।